नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कोई युद्ध कितना लंबा चल सकता है? 1 साल, 2 साल, तकरीबन 3 साल होने को आए हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध का खतरा इस संसार में, इस विश्व में मंडरा रहा है? क्या यूरोप में, अगर खासतौर से कहें यूरोप के अंदर, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि संभावना यही जताई जा रही है। नाटो देश मिलकर क्या रूस पर हमला कर सकते हैं? नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। हमारे साथ साहिल हम मौजूद हैं। साहिल को ज्वाइन करते हैं। साहिल, अब ऐसे में सवाल यही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने के बाद एक संभावना जताई जा रही थी कि रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन अब दिख तो उलट रहा है। नाटो देश हमला करने की कगार पर ऐसी स्थिति नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि चाहे औपचारिक तौर पर ये ना कहा जा रहा हो कि विश्व युद्ध चल रहा है या वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है, पर कहीं ना कहीं अगर हम पूरे ग्लोबल एस्पेक्ट की बात करें, पूरे विश्व में देखें, तो कहीं ना कहीं युद्ध चलते जा रहे हैं। चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो मिडल ईस्ट में युद्ध चलना हो, चाहे सीरिया पे अटैक होना हो, फिर साउथ कोरिया पर एक अटैक हो जाना हो, तो कहीं ना कहीं जितने भी अटैक्स चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि देखिए, वॉर तो चल रही है, पूरे विश्व में वॉर चल रही है। अगर हम बात कर ले प्रॉपरली अगर रशिया यूक्रेन के बारे में, तो देखिए, ये जो युद्ध है, ये युद्ध शुरू हुआ था किस मुद्दे पर कि नेटो में यूक्रेन शामिल होना चाहता था। कहीं ना कहीं बात अब भी वही फंसी हुई है कि रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो, और जिस वजह से रूस इसके लिए स्टेप्स ले चुका है। पहले अटैक किए गए, यूक्रेन अटैक करता है, यूक्रेन सबसे बड़ा अटैक लॉन्च करता है रूस के ऊपर, रूस जवाबी कार्रवाई करता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ टेरिटरी रूस हथिया लेता है, कुछ टेरिटरी यूक्रेन हथिया लेता है। मगर उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद फिर बात चली कि शांति वार्ता होनी चाहिए, उसमें भारत की एंट्री होती है, उसमें अमेरिका की एंट्री होती है। कहीं ना कहीं हर देश चाहता है कि शांति हो जाए, कुछ देश चाहते हैं कि शांति ना हो और युद्ध चलता रहे। तो अलग अलग चीजें चलती रह जा रही है, ग्लोबल एस्पेक्ट में हर चीजें बदलती जा रही है। अब इस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर नेटो कंट्रीज क्यों डरी हुई है? क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात साफ कह दी कि 24 घंटे के अंदर पदभार संभालने के बाद युद्ध रोक दिया जाएगा। किस तर्ज पर रोक दिया जाएगा, क्या वो स्टेप्स होंगे, ये अभी साफ नहीं किया गया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि शांति रखी जाएगी, शांति बहाल करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इन सब के बीच एक दिलचस्प बात साहिल ये भी है कि भारत लगातार शांति की बात कहता नजर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कई बार पहल की गई है रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की, लेकिन वो कारगर कामयाब होती हुई नजर नहीं आई। लेकिन जो नाटो की रणनीति है, नाटो जो प्लान बना रहा है अटैक का, क्या वाकई में सच है? क्या इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप है? बिल्कुल, हम इसमें कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्योंकि देखिए, नेटो पर अगर अटैक किया जाता है तो नेटो कोई एक देश नहीं है, नेटो में कई देश आ रहे हैं। और इस वजह से जो नेटो का आर्टिकल 5 है, कहीं ना कहीं नेटो उसको इस्तेमाल कर सकता है और कह सकता है कि अगर हम पर अटैक होता है तो आप उस आर्टिकल 5 के तहत हमें सामूहिक तौर पर एक रक्षा प्रदान करें। और रक्षा प्रदान किससे की जाएगी? एक बड़ी देश से। और वो बड़ा देश कौन? अमेरिका। तो कहीं ना कहीं इस पूरे चीज में अमेरिका की एंट्री होनी तय है, और अमेरिका की एंट्री हो भी चुकी है इस चीज के बीच में। क्योंकि रूस ने क्या किया था? रूस ने यूक्रेन के ऊपर एक अटैक किया, जो हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक किया जाता है। वो कहा गया कि ऐसा अटैक अभी तक हिस्ट्री में कभी नहीं किया गया, और जिस मिसाइल से अटैक किया गया वो ऐसी मिसाइल है जिससे न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी किया जा सकता है। अब न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने का मतलब ये है, सीधा संदेश ये है कि देखिए, अगर हमारे पास ऐसी मिसाइल मौजूद है जो न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती है, तो ऐसी मिसाइल भी मौजूद है जो न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप भी कर सकती है। और अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो कहीं ना कहीं जो तबाही होगी वो एक अलग लेवल पर जाने वाली है। और उसका जो असर हो ना सिर्फ रूस यूक्रेन पे होगा, नाटो देशों पे होगा, बल्कि भारत समेत जो दुनिया के तमाम देश है उस पर असर होगा। महंगाई बढ़ती है, लोगों को आने जाने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लोगों की जॉब्स आती हैं, उस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन नाटो देश भी डरे हुए हैं, नाटो के सदस्य देश है, क्योंकि नाटो ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है अपने लोगों के लेकर। एक ऐप बना दिया है जिससे वो उनकी बंकर्स तक पहुंचने में मदद करेगा। हालांकि नाटो को ये पता है कि हम हमला करेंगे तो रूस भी उसका उसी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि रूस के पास तकरीबन 4,500 परमाणु हथियार हैं, और उसके आधे से ज्यादा परमाणु हथियार तो ऑलरेडी जो फायर जेट्स हैं उनमें लोड हैं। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको बस हरी झंडी देनी है और फायर जेट्स जाएंगे और लगातार परमाणु बमों की बौछार करेंगे। लेकिन नाटो देश डरे हुए हैं। नाटो के सदस्य जो देश हैं उसमें पर्चे लोगों को बांटे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एडवाइजरी के जरिए उन्हें बताया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो आप बंकर्स में जा सकते हैं। जो बंकर्स जर्जर अवस्था में चले गए थे उन्हें वहां फिर से दुरुस्त किए जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। लोगों को किस तरह से बचना है दुश्मन के हमले से, ये भी उन्हें बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, और सैन्य क्षमता भी जो नाटो सदस्य देश हैं वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है साहिल, क्या नाटो के द्वारा रूस पर हमला करना इतना आसान होगा, इतना आसान लग रहा है, या जितना आसान लोग बता रहे हैं? देखिए, नाटो सीधा हमला रूस पर नहीं कर सकेगा।
ठीक है, नाटो कर क्या रहा है? नाटो जो हमला उस पर किया जाएगा उसके बचाव की तैयारी कर रहा है। अगर हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी ने अपने 2/3 हिस्सा बढ़ा दिया है डिफेंस बजट में। वहाँ जो बंकर्स थे, जो बंकर्स वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे खराब हो गए थे, कहीं न कहीं उनको बनवाया जा रहा है। ऐसी जो पोलैंड जैसी कंट्रीज़ है या ऐसी कंट्रीज़ जो यूक्रेन और रशिया के बहुत सराउंडिंग्स में है और जिनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है इस पूरी सिचुएशन में, कहीं न कहीं वो कर ये रही हैं कि जितने बंकर्स थे, जितने सेफ हाउसेस थे, उनको दोबारा बनवा रही है। उन जगहों पे दोबारा काम करवाए जा रहे हैं ताकि अगर इस तरीके का अटैक किया जाता है तो किस तरीके से बचाव किया जा सके लोगों का। क्यों? जैसा आपने कहा कि एक ऐप डेवलप करवाया जा रहा है, अब उस ऐप के थ्रू होगा क्या? कि जैसे ही कोई अटैक लॉन्च होने वाला है, क्योंकि जब अटैक लॉन्च होगा कहीं न कहीं रेडार पर सारी चीज़ें सामने आ जाएँगी और अगर रेडार पर सामने चीज़ें आ जाती हैं, लोगों को टाइम पर बता दिया जाता है तो कहीं न कहीं वो जो नुकसान है, जो जान-माल का नुकसान होने वाला है, कहीं उसको रोका जा सकता है, जिस वजह से ऐसी तैयारियाँ अब नेटो देश कर रहे हैं। इसके साथ एक महत्वपूर्ण सवाल है कि इसमें भारत की क्या भूमिका रह सकती है, क्योंकि देखिए भारत के संबंध रूस से काफी सदियों से अच्छे हैं और अमेरिका से भी अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ही भारत के काफी पक्षधर माने जाते हैं। तो भारत अगर इसमें हस्तक्षेप करता है तो क्या ये संभावित खतरा है, क्या वो टल सकता है ये माना जाए, या इसको कम किया जा सकता है प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद, भारत के हस्तक्षेप के बाद? देखिए, भारत का हस्तक्षेप इसमें पहले ही हो चुका है। भारत कह चुका है कि हम शांति के पक्ष में हैं, युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। भारत की जो पॉलिसीज़ हैं, भारत की जो नीतियाँ हैं, वो यही कहती हैं कि हम कभी भी किसी पर युद्ध नहीं करेंगे, किसी पर हम युद्ध नहीं छेड़ने वाले और अगर हम पर युद्ध किया जाता है, तो हम अपने डिफेंस के तौर पर एक अटैक लॉन्च कर सकते हैं। अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर दी थी। अब रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पहले जो भी रही हो, मगर अब न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि अगर कोई देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है वो हम पर अटैक करता है तो हम आप पर अटैक कर सकते हैं, या हमें ये लगता है कि हमें आपसे खतरा है, आप हम पर कोई भी बड़ा अटैक लॉन्च कर सकते हैं तो हम आप पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा कोई देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, यहाँ पर सीधा इशारा किया गया था यूक्रेन की तरफ, कि अगर ऐसा कोई देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है और उसे कोई ऐसा बड़ा देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है बैक करता है, उसके बैकअप के तौर पर तैयार रहता है, तो हम फिर भी उस पर अटैक कर सकते हैं और इस पर देश या दुनिया से कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये पूरी डॉक्ट्रिन चेंज की जा रही है, कहीं ना कहीं पूरा संदेश दिया जा रहा है, एक वार्निंग दी जा रही है यूक्रेन को कि आप इस युद्ध को रोक दीजिए, क्योंकि युद्ध में जान का नुकसान काफी हो चुका है, इकोनॉमी काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है, चाहे वो यूक्रेन की हो और वो हम सब ने देखा साहिल, जब रूस और यूक्रेन की युद्ध की शुरुआत हुई थी तो किस तरह से तबाही मची थी। कई रिहायशी जो लोगों के घर थे, इलाके थे, रिहायशी इलाके, वो उजड़ गए, कई लोग मारे गए, बेबस जो बेगुनाह लोग थे जो अपने दफ्तरों में काम कर रहे हैं, घर पर सो रहे हैं, उन बिल्डिंग्स को नस्ते-नाबूद कर दिया गया मिसाइल अटैक के जरिए। लेकिन ये तबाही दुनिया दोबारा नहीं चाहेगी। लेकिन सवाल यह है कि रूस के पास फिलहाल जो न्यूक्लियर वीपन्स हैं उनकी तादाद सबसे ज्यादा है। हालांकि 9 देश ऐसे हैं जो परमाणु संपन्न हैं पूरे संसार में, लेकिन रूस के पास जो न्यूक्लियर वीपन्स हैं वो तमाम उन देशों से ज्यादा हैं। हिरोशिमा और नागासाकी का उदाहरण हम सबके सामने है, किस तरह से वहां तबाही वर्षी जब परमाणु अटैक किया गया था। लेकिन वो तबाही, उस तरह की जो स्थितियां थी वो दोबारा ना आए, क्योंकि पीढ़ियां दर पीढ़ियां लोगों की खराब होती चली जाती हैं इस तरह की अगर तबाही आती है तो। बिल्कुल, और क्योंकि ऐसा अगर अटैक किया जाता है, क्योंकि अगर एक न्यूक्लियर अटैक किया जाता है तो कहीं न कहीं जो पहला अटैक होगा वो ऐसी जगह पर किया जाएगा जो वहाँ का न्यूक्लियर प्लांट हो, या अमेरिका के बिल्कुल क्लोज किया जा सकता है अटैक। और अगर अमेरिका के क्लोज कोई भी अटैक किया जाता है तो अमेरिका उससे पीछे नहीं हटेगा। और जब न्यूक्लियर वॉर में कोई भी वॉर शुरू हो जाती है, जब न्यूक्लियर अटैक होने शुरू हो जाते हैं कहीं न कहीं, तो जो डिस्ट्रक्शन है वो अलग लेवल पर जाता है, डिस्ट्रक्शन का स्केल बढ़ जाता है और जिस वजह से जो डिस्ट्रक्शन होगा उसका असर कहीं न कहीं भारत पर देखने को मिलेगा। जितनी भी डील्स हैं, चाहे वो रशिया के साथ डील्स हो, चाहे वो यूक्रेन के साथ डील्स हो, चाहे अमेरिका के साथ डील्स हो, क्योंकि अगर अमेरिका वॉर में कूदता है तो कहीं ना कहीं वो भारत से चाहेगा कि भारत भी इस युद्ध में सहयोग करे। नाटो की इस तैयारी पर दर्शकों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।